हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश शर्मा जी का उपन्यास शहीदों की चिता का पार्ट 10, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। विजय के पिता ठाकुर निर्भय सिंह एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनके दोनों हाथ आराम से कुर्सी के हत्थों पर रखे हुए थे। कमरे में हल्का, बेहद हल्का प्रकाश था। ऐसा प्रकाश जिसमें अगर दिन के समय कोई बाहर से कमरे में आए तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा सा लगे। कमरे का प्रत्येक खिड़की दरवाज़ा बंद। सामने एक इंसान खड़ा है, काला चोगा पहने, ठोड़ी पर उभरी हुई हल्की फ्रेंच कट दाढ़ी, सिर पर एक लोहे की केप। केप के अग्रिम भाग में हल्का सा प्रकाश फेंकने वाली छोटी सी टॉर्च लगी है। टॉर्च रोशन है। प्रकाश सीधा ठाकुर साहब के चेहरे पर है। ठाकुर, काला चोगा पहने व्यक्ति प्रभावशाली स्वर में कहता है। ठाकुर, तुम आराम से हो। तुम्हारे हाथ आराम से है, पैर आराम से है, तुम्हारा जिस्म तनाव मुक्त है। हाँ ठाकुर, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? देखो देखो ठाकुर, तुम्हें नींद आ रही है। तुम सोने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी पलकें बारी हैं। हाँ, तुम सो जाओ। अब तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। और काले चोगे वाला व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। कमरे में सन्नाटा है, गहरा सन्नाटा। काले चोगे वाला ठाकुर साहब की आंखों में झांक रहा है। ठाकुर साहब सोए नहीं, किंतु उनका दिमाग सुन्न है। लगभग 5 मिनट तक उनका दिमाग पूरी तरह सुन्न रहता है। फिर उन्हें लगता है जैसे दूर, कहीं बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। ठाकुर, तुम माफिया के एजेंट हो। माफिया तुम्हारी आका है। माफिया के लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो। तुम्हारे जिस्म के जर्रे जर्रे पर माफिया का अधिकार है। तुम माफिया के बेहद दुश्मन की जान को ख़त्म कर दोगे। एक क्षण के लिए आवाज़ फिर बंद। ठाकुर साहब का दिमाग फिर सुन। फिर उनके मस्तिष्क पटल पर एक ही आवाज़ टकराती है, माफिया, माफिया, माफिया। बस अनगिनत बार यही शब्द उनके मस्तिष्क से टकराता है और फिर न जाने कैसे ठाकुर साहब खुद ही बुदबुदा उठते हैं। उन्हें लगता है जैसे उन्हीं की आवाज़ कहीं दूर से आ रही है। वे कह रहे हैं, हाँ, मैं माफिया का एजेंट हूँ। मैं माफिया के लिए अपना खून भी दे सकता हूँ। वही सब जो अभी उनके सामने खड़े काले चोगे वाले ने कहा था। अब ठाकुर साहब खुद बुदबुदा रहे थे। वे बुदबुदाते रहे, पता नहीं कब तक। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होती चली गई। इसके बाद उन्हें नहीं मालूम क्या हुआ। उनकी गर्दन आराम कुर्सी पर एक और लुढ़क गई। काले चोगे वाला व्यक्ति अपनी सफलता पर मुस्कुराया। अपने चेहरे पर उसने अपने दोनों हाथ इस प्रकार फेरे जैसे चेहरे पर जमी हुई धूल साफ कर रहा हो। इसके बाद उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। एक अमेरिकन व्यक्ति अंदर प्रविष्ट होता हुआ बोला, ये भी सफल? आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि शक्तिपाल का प्रयोग कभी असफल नहीं होता। गुड, अमेरिकन ने कहा, इसे जगाओ। शक्तिपाल नामक सम्मोहक अमेरिकन का आदेश पाते ही निर्जीव से पड़े ठाकुर साहब के करीब पहुंचा। चोगे में हाथ डालकर उसने एक शीशी निकाली। शीशी में से थोड़ा सा तरल पदार्थ उसने बाएं हाथ की हथेली पर डाला। शीशी को फर्श पर रखकर तरल पदार्थ को दोनों हाथों में मला और इसके बाद उसने दोनों हाथ ठाकुर साहब के चेहरे पर मल दिए। 5 मिनट के अंतराल पश्चात ठाकुर साहब ने कराकर आंखें खोल दी। सम्मोहक इस प्रकार उनके समीप से हट गया जैसे उसका काम समाप्त हो गया हो। अमेरिकन उसके पास आया
और उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखकर बोला, तुम कौन हो? माफिया का एजेंट, ठाकुर साहब ने उत्तर दिया। सुनकर अमेरिकन गर्व से मुस्कुराया, बोला, मेरा मतलब तुम्हारे नाम से है। तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर निर्भय सिंह। यह कौन है? अमेरिकन ने जेब से एक फोटो निकालकर ठाकुर साहब को दिखाया। माफिया का दुश्मन, मेरा दुश्मन। ठाकुर साहब फोटो को घूरते हुए बोला, इसका नाम क्या है? अमेरिकन ने अगला प्रश्न किया। विजय, ठाकुर साहब ने कहा। वास्तव में वह फोटो विजय का ही था। तुम्हें मिल गया तो क्या करोगे? पूछते समय अमेरिकन के होठों पर बड़ी जहरीली मुस्कान थी। मैं इसका खून पी जाऊंगा। ठाकुर साहब एकदम खूनी स्वर में गुर्राए। साथ ही उन्होंने विजय की फोटो अमेरिकन से झपटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अमेरिकन के होठों पर नृत्य करती मुस्कान और अधिक गहरी होती चली गई। उसने कहा, आओ मेरे साथ। जन्मजात गुलाम के बाती ठाकुर साहब उनके साथ चल दिए। कई गैलरियों में से घुमाता हुआ अमेरिकन उन्हें एक कमरे के सामने ले गया। एक बटन दबाकर उसने कमरे का इलेक्ट्रिक सिस्टम वाला दरवाज़ा खोला। जैसे ही ठाकुर साहब उसमें प्रविष्ट हुए, उन्होंने देखा कमरे में सुपर रघुनाथ और अजय यानी ब्लैक बॉय भी थे। कमरे की एक दीवार विजय के चित्रों से भरी पड़ी थी। वे दोनों विजय के चित्रों पर बेतहाशा घूंसे बरसा रहे थे। अमेरिकन ठाकुर साहब को उसी कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। कमरा उसने बंद कर दिया, लेकिन की होल से अंदर का दृश्य देखा। अजय, रघुनाथ, ठाकुर साहब क्रोध से चीखे थे, मारो साले को, यह माफिया का दुश्मन है। हम माफिया के दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रघुनाथ और ब्लैक बॉय एकदम बोले। मुस्कुराते हुए अमेरिकन ने की होल से आंख हटा ली। उसके बाद वह तेजी से चलता हुआ एक सीक्रेट रूम में पहुंचा। एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर कुछ देर तक वह किसी से संबंध स्थापित करने का प्रयास करता रहा। संबंध स्थापित हो जाने पर वह बोला, यस, मैं भारत से लूसीफर बोल रहा हूँ। ओवर, आई एम डॉन मस्त्रोनी। ओवर। ट्रांसमीटर का महीन स्वर उभरा। तीनों माफिया के वफादार गुलाम बन चुके हैं। ओवर, लूसीफर ने कहा। और वो? ओवर। दूसरी तरफ से पुनः डॉन का स्वर उभरा। वो भी हमारे कब्जे में है, लूसीफर ने कहा। उसे हिप्नोटाइज तो नहीं किया? डॉन ने पूछा। नो सर। गुड, डॉन का स्वर उभरा। तुम फौरन चारों को लेकर अमेरिका के लिए रवाना हो जाओ। और इस आदेश के बाद एकदम संबंध विच्छेद हो गया। विजय ने ऐसी मैच का चुनाव किया जो काउंटर के सर्वाधिक निकट थी। उसके सामने ही जैकी बैठा था। दोनों के चेहरों पर ऐसा मेकअप था कि वे दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान सकते थे। जैकी के साथ बैठा हुआ विजय धीरे धीरे वोदका सिप कर रहा था। अपने इर्द गिर्द सभी लोगों पर विजय की गिद्ध दृष्टि घूम रही थी। काफ़ी देर से उसकी नज़र लाल टाई और लाल पतलून वाले पुरुषी पर जमी हुई थी। मात्र यही एक व्यक्ति था जो अभी तक विजय की संदेह लिस्ट में आया था। यह व्यक्ति कुछ ही देर पहले हॉल में प्रविष्ट हुआ था और जहाँ तक विजय ने नोट किया था, हॉल में प्रविष्ट होते ही उसने हॉल में उपस्थित एक एक व्यक्ति पर बड़ी पैनी दृष्टि को देखा था। इसके बाद वह सीढ़ियों पर चढ़कर राजधानी होटल के कमरा नंबर 30 तक गया था, किंतु कमरे के बाहर ताला लटका देकर हॉल में आ गया था। उसी समय से वह हॉल में ही चकरा रहा था। विजय अभी उसकी हरकतें नोट ही कर रहा था कि वह एकदम चौंक पड़ा। हॉल में प्रवेश किया था माइक ने। माइक एक्सप्लेन। विजय माइक की खूबियों से भलीभांति परिचित था। वह जानता था कि अगर उसने अपनी आंखें माइक की आंखों में डाली तो माइक उसे तुरंत पहचान जाएगा। उसने माइक पर से अपनी सीधी दृष्टि हटा ली, किंतु कनखियों से
वह अब भी बराबर माइक को ही देख रहा था। माइक ने बड़ी सावधानी के साथ हॉल में उपस्थित एक एक आदमी को चेक किया, पर विजय देख चुका था कि माइक को देखते ही लाल कपड़ों वाला व्यक्ति हल्के से चौंका है। जैकी भी एक एक हरकत नोट कर रहा था, किंतु विजय तक को ऐसा लग रहा था कि वह वोदका पीने में व्यस्त है। माइक सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा। विजय के कान उधर ही चिपक गए। कमरा नंबर 30 किधर है? कमरा नंबर 30 किसके पास है? कल रात तक तो कोई मिस्टर विजय रहते थे। सुबह जब मैंने अखबार में अपने होटल और विजय नामक उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा तो 2 वेटरों को मैं खुद लेकर उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन यह देखकर मैं दंग रह गया कि विजय नामक यात्री रात में ही अपना सामान लेकर मेरा बिल बिना चुकाए गायब हो चुका था। काउंटर पर खड़े व्यक्ति, जो वास्तव में होटल का मैनेजर था, उसने बताया। उसने कमरा कब लिया था? विजय और जैकी ने माइक द्वारा मैनेजर से किया गया प्रश्न सुना और वह यह न सुन सका कि मैनेजर ने उसकी बात का उत्तर क्या दिया, क्योंकि उसी समय जैकी ने मेज के नीचे से उसके पैर पे अपना पैर मारा। विजय ने उसकी ओर देखा। जैकी ने हल्के से संकेत किया। विजय की आंखें जैकी के संकेत पर धीरे से घूम गई। उसने देखा लाल कपड़ों वाला व्यक्ति तेज कदमों से हॉल से बाहर निकल रहा है। विजय ने तेजी से जैकी को माइक की निगरानी का संकेत दिया और एकदम खड़ा हो गया। विजय तेज कदमों के साथ हॉल के बाहर आया। उसने देखा लाल शर्ट वाला व्यक्ति एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में व्यस्त था। विजय तेजी से कार की ओर लपका। यह कार उसने किराए पर ली थी। 5 मिनट बाद ही विजय की कार लाल शर्ट वाले की मोटरसाइकिल के पीछे थी। विजय काफ़ी सावधानी से उसका पीछा कर रहा था। रह रहकर वह अपनी जेब में पड़े रिवॉल्वर को भी टटोल लेता था। लाल शर्ट वाला व्यक्ति आराम से मोटरसाइकिल चला रहा था। वास्तव में उसे मालूम नहीं था कि पीछे वाली कार उसका पीछा कर रही है। हेलो हेलो हेलो, अचानक मोटरसाइकिल के इंजन से आवाज़ निकली। हेलो हेलो फ्रेजियर। इंजन की गड़गड़ाहट में ये शब्द निकलकर लाल कपड़े वाले के कानों में पड़े। यस, फ्रेजियर स्पीकिंग। वह मोटरसाइकिल के करीब अपना मुंह ले जाकर बोला। क्या रहा? दूसरी तरफ से पूछा गया। वह कमरा छोड़कर रात में ही गायब हो चुका है सर, फ्रेजियर ने बताया। तुम बेवकूफ़ हो फ्रेजियर। दूसरी तरफ से डॉन मस्त्रोने की गुर्राहट उभरी। तुम यह भी नोट नहीं कर सकते कि राजधानी होटल से ही तुम्हारे पीछे एक कार लगी है। उस कार में विजय है और वह तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुम हेडक्वार्टर की तरफ मत बढ़ो, अपनी मोटरसाइकिल पुल की तरफ ले लो और उसे पीछे लगा रहने दो। हमने उसका प्रबंध कर दिया है। ध्यान रहे उसे मालूम न हो पाए कि तुम भाग गए हो, कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। और वास्तव में विजय नहीं भाप सका था कि उसका शिकार जान चुका है कि उसका पीछा किया जा रहा है। अपने जासूसी पेत्रों का पूरी तरह प्रयोग करके वह पीछा कर रहा था। धीरे धीरे वह ऐसी सड़क पर आ गए जहां उन दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई वाहन नहीं था। उस समय संदेह से विजय चौंका जब एकाएक मोटरसाइकिल की गति कम होने लगी। उसी समय विजय ने देखा एक ऐसे क्रॉस से गाड़ी आई जिसे वह पीछे छोड़ आया था। क्रॉस मोड़ पर से उभरने वाली वह कार ठीक विजय के पीछे थी। खतरा, यह शब्द विजय के दिमाग से एकदम कूदा। इस खतरे को भांपकर अभी विजय कुछ करना ही चाहता था कि दाएं दाएं अचानक पीछे वाली कार से 2 फायर हुए। गोलियां विजय की कार के पिछले टायरों से टकराई। दोनों टायर एकदम फट गए। विजय की कार एकदम सड़क पर लड़खड़ा उठी। उसके दिमाग ने तेजी से काम किया और स्टीयरिंग छोड़कर उसने दरवाज़ा खोला। अगले ही पल उसका जिस्म हवा में होता हुआ बाईं तरफ की झाड़ियों में जा गिरा।
उधर लड़खड़ाकर कार सड़क पर पलट गई। कार के पलटने के धमाके की आवाज़ ढलान पर लुढ़कते विजय के कानों में पड़ी, किंतु विजय जानता था कि इस समय उसका एक क्षण की शिथिलता उसे जिंदगी से मौत तक पहुंचा सकती थी। ढलान के अंतिम छोर पर जाकर एकदम उसका लुढ़कना बंद हो गया। एक ही पल में विजय के हाथ में रिवॉल्वर आ गया। उसने जल्दी से अपने चारों ओर की स्थिति का निरीक्षण किया और तेजी के साथ ढलान के सहारे सहारे एक तरफ को भाग लिया। जल्दी से घूमकर वह उसी सड़क पर पहुंच गया। वह सड़क पर तो जाकर पहुंचा था, किंतु जहां उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी यहाँ से काफ़ी दूर था। वह सड़क पर अपनी उल्टी पड़ी कार को भलीभांति देख सकता था। उसका दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। उसे अब क्या करना चाहिए। उधर उस समय माइक खुद को मैनेजर से बात करने में व्यस्त अवश्य बता रहा था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह विजय और जैकी दोनों को ही पहचान चुका था। उसने यह नोट कर लिया था कि जैकी के संकेत पर विजय लाल कपड़े वाले व्यक्ति के पीछे हॉल से बाहर गया है। माइक यह भी जानता था कि जैकी उस पर नज़र रखेगा, किंतु इस समय उसके पास इतना समय नहीं था कि जैकी से उलझता। उसे तो यह पता लगाना था कि विजय किस चक्कर में है। माइक एकदम विजय के पीछे हॉल से बाहर निकला। विजय से काफ़ी पीछे रहकर माइक ने उसका पीछा किया। माइक जानता था कि उसके पीछे जैकी है, और तब जबकि विजय की कार एक मोड़ पर उसकी आंखों से ओझल थी, वह मोड़ माइक के करीब आता जा रहा था। अचानक दो फायरों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। माइक एकदम सतर्क हो गया। अप्रत्याशित ढंग से उसके पैर ब्रेकों पर जम गए। कार एक झटके के साथ रुकी। बेहद फुर्ती के साथ माइक कार से बाहर आया। उसके हाथ में इस समय रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर उसने पीछे जैकी की ओर तान दिया। अभी वह फायर करने ही वाला था कि माइक ने कार से बाहर लहराता हुआ सफ़ेद रुमाल देख लिया। वह सफ़ेद रुमाल आत्मसमर्पण का प्रतीक था। माइक ने अपना इरादा स्थगित कर दिया। जैकी की कार ठीक उसके समीप आकर रुकी। एक झटके के साथ कार का दरवाज़ा खोलकर जैकी बाहर आया। बाहर आते ही वह तेजी के साथ बोला, तुम शायद मुझे पहचान चुके हो। मैं जैकी हूँ, जानता हूँ। माइक का रिवॉल्वर का रुख जैकी की तरफ ही था। तुम विजय जैसे जासूस को अपने यहाँ पनाह देते हो। माइक, जैकी तेजी से बोला, विजय हर उस केस में मेरा दुश्मन होता है जब वह अमेरिका के खिलाफ होता है। तुम तो कई बार विजय के साथ अपने दुश्मनों को ख़त्म कर चुके हो, लेकिन जब वह अमेरिका के खिलाफ होता है तो वह तुम्हारा भी दुश्मन होता है। लेकिन इस बार वह अमेरिका के खिलाफ नहीं है। अमेरिका में वह अमेरिका के खिलाफ नहीं आया है। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। माइक, इस केस में वह हमारा दुश्मन नहीं है। अमेरिका में वह क्यों आया है? माइक ने सीधा सवाल किया। माफिया के खिलाफ। जैकी ने भी एकदम सीधा उत्तर दिया। क्यों? माइक बोला, माफिया से उसकी क्या दुश्मनी है? ये सब बातें मैं तुम्हें आराम से बैठकर बताऊंगा। जैकी ने तेजी से बोला, मुझे लगता है इस समय माफिया ने विजय को घेर लिया है। उसे मेरी और तुम्हारी ज़रूरत है। माइक, तुम यकीन मानो, इस समय वह अमेरिका के खिलाफ नहीं है, इसलिए वह तुम्हारा और मेरा दोस्त है। माफिया हमारे देश के माथे पर एक ऐसा कलंक है माइक, जो हम सब अमेरिकन के लिए शर्म की बात है। विजय उसी माफिया को ख़त्म करने अमेरिका आया है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। आओ, माइक बोला और दोनों सड़क के मोड़ की तरफ दौड़े। और विजय अभी कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसके पीछे हल्की सी आहट हुई। विजय का पूरा ध्यान
घटनास्थल की ओर था। मगर यह आर्ट सुनते ही वह भयानक फुर्ती से पीछे पलटा। उसके सामने था डॉन मस्त्रोनी। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर था। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर का रुख एक दूसरे की तरफ था। एक क्षण के लिए तो दोनों स्तब्ध रह गए। हेलो बड़े मियाँ, विजय अपनी ही धुन में एकदम बोला। ये शब्द सुनते ही डॉन के जिस्म में आग लग गई। उसकी इकलौती विचित्र आँख दहक कर नीली हो गई। उसे इतना क्रोध आया कि उसने एकदम विजय पर फायर कर दिया। लेकिन ठीक उसी समय विजय का रिवॉल्वर गरजा। दोनों गोलियां हवा में टकराकर शहीद हो गई। विजय जानता था कि यह फायरों की आवाज़ माफिया के एजेंटों को यहाँ बुला लेंगी, इसलिए अब उसे जो भी करना था तेजी से करना था। उसने फुर्ती से डॉन पर अगला फायर किया, लेकिन डॉन भी जैसे इस कला में माहिर था। उसने भी अपनी रिवॉल्वर के फायर से करके गोली से गोली टकरा दी। हाय प्यारे, विजय एकदम अपना बायां हाथ अपनी छाती पर मारकर बोला, यानी तुम भी खलीफा हो? इस बार माफिया से तुम्हारा टकराना तुम्हारे लिए मौत का पैगाम बनकर आया है। डॉन मस्त्रोनी गुर्राया। हमें तो लगता है प्यारे काणे मियाँ कि तुम्हारी दूसरी आँख खतरे में है, यानी हिंदुस्तानी सूरदास बनने वाले हो। तभी दोनों के रिवॉल्वर एक साथ गरजे। दोनों के दिमाग में जैसे एक ही बात आई थी। दोनों ने एक साथ एक दूसरे की रिवॉल्वर का निशाना लेकर फायर किए थे। दोनों गोलियां सही निशाने पर टकराई और दोनों के रिवॉल्वर हवा में छिटक कर दूर जा गिरे। इसे कहते हैं प्यारे काणे मियाँ कि दिल को दिल से राहत होती है। विजय बोला। दोनों के दिमाग में एकदम एक ही बात आई, किंतु डॉन ने उसकी बात का जवाब न देकर होशियारी दिखाते हुए धरती पर पड़े अपने रिवॉल्वर पर जंप लगाई। इधर विजय की बूट की ठोकर उसके चेहरे पर पड़ी। एक चीख के साथ डॉन दूसरी तरफ उलट गया। ऐसे समय पर भला ऐसी हरकत करनी चाहिए? कहता हुआ विजय डॉन पर झपटा और पीछे से उसने उसका कॉलर पकड़कर उठाता हुआ बोला, सुनो सुनो, यह तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ़ किया। और इसके साथ ही उसका एक मजबूत घूंसा डॉन की कनपट्टी पर पड़ा। डॉन के कंठ से एक चीख और निकल गई। उसी समय विजय के कानों में भागते कदमों की आहट पड़ी। उसके दिमाग ने एकदम काम किया। झपटकर धरती पर पड़े रिवॉल्वर पर झपटा। कदाचित उसका इरादा यह था कि रिवॉल्वर उनकी कनपट्टी से सड़ाकर वह माफिया के एजेंटों को रोक लेगा, लेकिन उसका इरादा केवल इरादा ही बनकर रह गया, क्योंकि जैसे ही वह रिवॉल्वर पर झपटा, डॉन ने घायल चीते की तरह उस पर जंप लगा दी और विजय के सिर पर डॉन का मजबूत घूंसा पड़ा। विजय को ऐसा लगा जैसे इस्पात की कोई कठोर और भारी वस्तु उसके सिर पर आकर गिरी हो। पहली बार विजय को मालूम हुआ कि डॉन वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह अभी खुद को संभालने की चेष्टा कर ही रहा था कि भागते कदमों की आहट उसके बिल्कुल करीब आ गई। एक साथ कई गनों की नाल उसके जिस्म के विभिन्न अंगों से सट गई। नहीं, डॉन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, इसे मारना नहीं है। उसके साथी जो गनों के ट्रिगर दबाने वाले थे छिटक गए। उसी क्षण डॉन ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ा और गुर्राया, इसकी मौत इतनी सरल नहीं होगी। ये माफिया का खास दुश्मन है। खास दुश्मन के लिए माफिया के पास खास सज़ा होती है। अबे काणे मियाँ, आखिर तुमने हमें। उसी क्षण दाएं 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 एकाएक वातावरण फायरों की आवाज़ से गूंज उठा। माफिया के एजेंटों की गनें छिटक कर दूर जा गिरी। हरकत करने वालों की मौत निश्चित है। जैकी का स्वर गूंजा, आप सब लोग हमारी रिवॉल्वर के साए में हैं। हरकत करने से पहले जरा इधर भी देख लेना। माइक का कठोर स्वर उभरा, मुझे माइक कहते हैं। अरे वाह मेरे प्यारे साइकिल चेन, विजय ने एक नारा सा लगाया। हम भारत के ताजमहल के ऊपर
तुम्हारी स्टेज बनवाएंगे। कहने के साथ ही उसने समीप ही पड़ी एक गन उठा ली। डॉन सहित माफिया के सदस्य अवाक से खड़े रह गए। विजय ने डॉन के सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोला, क्यों काणे मियाँ, खास दुश्मन को तुम खास सजा देते हो, लेकिन यार हम तो खास दुश्मन को खास जगजगी सुनाते हैं। और हमलावर जैसे उसका वाक्य समाप्त होने का ही प्रतीक्षा कर रहे थे। एकाएक 3 फायर हुए। जैकी और माइक की रिवॉल्वर और विजय की गन छिटक कर दूर जा गिरी। माफिया का एक भी एजेंट तुम जैसे मच्छरों के कब्जे में नहीं फंस सकता। और वे चारों तरफ से माफिया के सैनिकों से घिरे हुए थे। लो प्यारे, विजय ने बुदबुदाकर जैसे घूमते ही कहा, हो गया बंटादार प्रभु, मेरा बेड़ा पार, मैं हूँ बोली बाली नार। विकास का क्या हुआ? उसका पागलपन किस हद तक गया? माफिया के पीछे अमेरिका और रूस से भी बड़ी वो कौन सी महाशक्ति है? विजय, जैकी, माइक, निर्भय सिंह, रघुनाथ और ब्लैक बॉय का क्या हुआ? अल्फा से हैरी और धनुष टंकार किस योजना के चक्कर में हैं? खून की धरती क्या थी? इसे किसने तैयार किया? कैसे तैयार हुई? लाल सिंह की आत्मा ने क्या करिश्मा दिखाया? ऐसे अनेकों सवाल अभी बाकी रह गए हैं जिनका उत्तर हम यहाँ देने में असमर्थ हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हरीश पॉकेट बुक्स के आगामी नए सेट में प्रकाशित होने वाले वेद प्रकाश शर्मा के एक और चौंका देने वाले उपन्यास खून की धरती में मिलेंगे। खून की धरती, माफिया का एक और चमत्कार। खून की धरती पर विकास और माफिया की खूनी टक्कर। कौन? दूसरी तरफ से डॉन मस्त्रोनी का स्वर उभरा, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ डॉन बेटे। ट्रांसमीटर के करीब मुंह ले जाकर विकास कर जा, और दुनिया में तुम्हारा एक ही बाप है, विकास। विकास? दूसरी तरफ से बोलने वाले डॉन का स्वर लड़खड़ा गया, तुम जिंदा हो? मौत विकास की तरफ कदम बढ़ाती हुई डरती है डॉन प्यारे, विकास गुर्राया। लेकिन अब तुम अपने बारे में सोचो। माफिया और तुम्हारी मौत बनकर मैं तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूँ। आज तक मैं माफिया को केवल एक अपराधी संस्था मानता था, लेकिन इस बार मैंने माफिया का वो खूंखार रूप देखा है जो शायद दुनिया के तख्ते पर बड़े से बड़े हत्याचारी का भी न हो। तुम्हें लाल सिंह याद होगा, वो लाल सिंह जिसे तुमने केवल इस बात पर गोली मार दी थी क्योंकि उसने तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ मेरा नाम पढ़ लिया था। वो जीती जागती बस्ती याद होगी तुम्हें, जिसे तुमने कब्रिस्तान बना दिया। उसी बस्ती पर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए मैं आ रहा हूँ डॉन। तुमने तो अपनी बर्बरता दिखा दी। मैंने देख लिया कि माफिया किस हद तक क्रूर और बेरहम है, लेकिन शायद तुम ये भी जानते हो, विकास दुनिया का सबसे बड़ा सहदेव और दुश्मन के लिए जल्लाद से भी ज़्यादा बेरहम है। अब मेरी तुमसे टक्कर है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा डॉन बेटे कि जल्लादी क्या होती है, बेरहमी किसका नाम है। तुम ही नहीं, तुम्हारे आका भी काँप उठेंगे। मैं बदला लूँगा उस बस्ती पर, वहाँ हुए खून की एक एक बूंद का बदला, और सारी दुनिया विकास का इंतकाम देखेगी। मुझे उस बस्ती की तड़पती हुई वो एक एक लाश याद है जिसकी आहें तुम्हें पुकार रही थी। मुझे तुम उसी नन्हे से वतन का सपूत समझो बेटे। मैं आ रहा हूँ, विकास से टकराने के लिए तैयार हो जाओ। तुम उस बस्ती में कैसे पहुँच गए? डॉन का स्वर उभरा। शायद भगवान ने मुझे उस बस्ती में इसलिए पहुँचाया था ताकि मैं तुम्हारी बर्बरता देख सकूं। मेरे दिल में तुम्हारे और तुम्हारी संस्था के लिए नफरत का भंडार बढ़ जाए। तुम पहले भी मेरा एक बार खूनी रूप देख चुके हो, लेकिन आज बताता हूँ तुम्हें डॉन, आज बताता हूँ, तुमने कुछ नहीं देखा। विकास किस हद तक जल्लाद है, बोलो, तुम आप देखोगे। तुम कुछ नहीं कर सकोगे विकास धमकी देने वाले इंसानों की जुबान काट डालता है। विकास कर जा,
तुमसे ये संबंध मैंने तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात सुनाने के लिए किया है। जानते हो कि विकास जब मैदान में आता है तो खुलकर आता है। विकास का हर काम दुश्मन को चैलेंज देकर होता है। अब भी सुन लो, मैं आ रहा हूँ और जल्दी ही देखोगे अपने नरसंहार का जवाब। और कहने के बाद उसने डॉन का जवाब सुनने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की। उसने संबंध विच्छेद कर दिया। लड़के का चेहरा इस समय कनपट्टी तक लाल सुर्ख था। मस्तक पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वह विमान चला रहा था। विबोर उसके पास ही बैठा था। इस विमान में 216 माफिया के सैनिकों की लाशें थी। विबोर को खिलाकर खुद विकास ने भी पेट भरकर खाना खाया था। इस समय इसका रुख अमेरिका की तरफ था और तब जबकि उसका विमान न्यूयॉर्क की सीमा में प्रविष्ट हुआ, विकास ने अपने दिमाग के भयंकर विचार को अंजाम दे दिया। विमान उसने काफ़ी ऊंचाई पर रखा था। तुम यहीं रहना बेटे, उधर मत आना, कहकर विकास विमान को संचालक सहित छोड़कर यात्री कक्ष में आ गया। उसने विमान का दरवाज़ा खोला, एक लाश उठाई और नीचे न्यूयॉर्क शहर में फेंक दी। इसके बाद वह लगातार लाश नीचे फेंकता चला गया। विमान लड़खड़ाने लगा था। विबोर घबराकर रोने लगा, लेकिन विकास को तो जैसे कुछ ध्यान ही नहीं था। वह दनादन लाशें न्यूयॉर्क शहर पर फेंकता जा रहा था और न्यूयॉर्क की हालत वहाँ तो जैसे एकदम तहलका मच गया था। दुनिया के किसी शहर में शायद ऐसा कभी न हुआ हो। न्यूयॉर्क पर लाशें बरसने लगी, लाशें, लाशें और लाशें। न्यूयॉर्क पर तो जैसे आकाश से लाशों की वर्षा हो रही थी। पहली लाश किसी इमारत की छत पर आकर गिरी, दूसरी न्यूयॉर्क के भीड़ भरे बाजार में, तीसरी किसी मैदान में खेलते खिलाड़ियों के बीच, चौथी किसी पिक्चर हाउस के टॉप पर, पांचवी कहीं और छठी, सातवीं, आठवीं। और न्यूयॉर्क पर लाशों की वर्षा का यह सिलसिला कभी टूटेगा भी नहीं। लाशें बरसती रही। दुनिया के इतिहास की ये सबसे आश्चर्यजनक घटना थी। न्यूयॉर्क पर लाशों की वर्षा। न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि सारा अमेरिका कांप उठा। लोगों ने देखा न्यूयॉर्क के ऊपर एक विमान चकरा रहा था जो निरंतर लाशों की वर्षा कर रहा था। यहाँ वहाँ हर स्थान पर लाश, लाश और लाश। और तब जबकि लोगों ने लाश को गौर से देखा, हर लाश के माथे पर लिखा था विकास, 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 विकास। 10 मिनट के अंदर ही लाशों की इस वर्षा ने सारे न्यूयॉर्क में भयंकर आतंक फैला दिया। बाजार बंद हो गए, सारा काम ठप। सारे अमेरिका में एकदम भगदड़ मच गई। किसी शहर पर लाशों की वर्षा होना एकदम अनोखी बात थी। और तब जबकि लोगों ने लाशों के माथे पर लिखा हुआ निशान देखा तो वैसे जैसे उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया। आतंक ने आज तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। विकास, विकास का नाम सुनते ही तो बड़े बड़े अमेरिकनों को कलेजे थर्रा उठे। मौत उन्हें साक्षात नजर आने लगी। विकास, भय, आतंक और विनाश का प्रलय का प्रतीक। अमेरिकी सरकार की कुर्सियां डोल गई। हर इंसान को मौत सामने नजर आने लगी। न्यूयॉर्क में इतना ज़बरदस्त आतंक फैल गया कि इंसान एक दूसरे से डरने लगे। खौफ की चादर से लिपटे इंसान अभी उसी विमान को देख रहे थे। वह बराबर विमान से लाशें बरसा रहा था। एकाएक न्यूयॉर्क की जनता ने देखा कहीं से एक आग का गोला लपका। भयानक धमाके से न्यूयॉर्क की धरती कांप उठी और हवा में सन्नाटा हुआ ये गोला सीधा लाश बरसाने वाले विमान से टकराया। विमान में एकदम आग लग गई। पंख कटे पक्षी की भांति आकाश में लहरा उठा। जलता हुआ विमान हवा में कलाबाजियां सा खा रहा था। तभी एक झटके से विमान की चालक सीट विमान से अलग हुई और हवा में नजर आई। पैराशूट खुला और न्यूयॉर्क की भय और आतंक से कांपती अधिकांश जनता ने देखा एक इंसान पैराशूट के जरिए न्यूयॉर्क शहर में उतर रहा था। उसके कंधे में कुछ और था, पता नहीं क्या। क्या होगा, क्या होगा, हर दिल में यही सवाल था।